Hi, welcome back to my channel. I am Sakshi Kumari. I am a second year MBBS student at RGKMCH, and as you can tell by the title, we are going to talk about how you can approach biochemistry in your first year MBBS. This is the fourth video of this how to approach playlist. So if you haven't watched the last three videos, make sure you watch them as well. You'll find the link up here. So I have read biochemistry and I know it is sort of boring, but I'll give you two reasons why you should study biochemistry. Number one, you have to pass your first year MBBS so that you can fulfill your dream of becoming a good doctor. And secondly, maybe the biochemistry isn't that boring. In fact, it is interesting and you can enjoy the whole journey of reading biochemistry. So first we'll talk about the paper distribution in biochemistry. So as you know, every subject of first year MBBS are going to have two papers in your final MB, paper 1 and paper 2. So in biochemistry also you are going to have two papers, paper 1 and paper 2, and we'll see what are the topic distribution of each paper. So in paper 1 we have enzymes, then metabolism, basic biochem, then chemistry, then hemostasis and 8Com. As you know, 8Com has been added in this new curriculum, so you are going to have 8Com in the first paper of every subject of your first year MBBS. So 8Com से 4 or 5 marks का एक question आता है. In paper 2 we have molecular, nutrition, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड ऑन्कोलॉजी एंड इम्यूनिटी. तो हमारे टाइम में जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन था वो थोड़ा अजीब था, थोड़ा एब्सर्ड सॉर्ट ऑफ था, बिकॉज पहले जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसमें मेनली एंजाइम और मेटाबॉलिज्म जो पूरे सब्जेक्ट का मेजर पार्ट कंप्राइज करते हैं वो अलग अलग पेपर में आते थे. पेपर 1 में एंजाइम आता था यूजुअली एंड मेटाबॉलिज्म पेपर 2 में आता था. बट हमारे केस में क्या हुआ था, एंजाइम और मेटाबॉलिज्म जो काफ़ी मेजर पार्ट्स है पूरे सब्जेक्ट के वो ही पूरे एक सब पेपर में आए थे, और पेपर 2 में सिर्फ मॉलिक्यूलर था जो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके केस में भी सेम काइंड ऑफ पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो आपके पेपर में भी फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक्स आ सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, एंजाइम और मेटाबॉलिज्म जिसमें मैक्सिमम पार्ट कंप्राइज करता है, एंड पेपर 2 में जो मॉलिक्यूलर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अब जब आपको एक आइडिया मिल चुका है कि दोनों पेपर में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं और कौन से पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक पेपर के, तो अब हम लोग चैप्टर्स के बारे में डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं. तो पूरे बायोकेमिस्ट्री को हम लोग 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला हो गया जनरल, देन मेटाबॉलिज्म, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, जेनोबायोटिक्स, मॉलिक्यूलर, कैंसर, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट एंड एडॉन्स. एडॉन्स कुछ बचे हुए चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा वेटेज कंप्राइज नहीं करते, जो आपका पूरा बायोकेमिस्ट्री है 95% आपका इन 7 टॉपिक्स में कवर हो जाएगा. सबसे पहले हम लोग जनरल के बारे में बात करते हैं. तो जनरल में जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 3 पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला होगा एंजाइम, जो कि जिसके बारे में आपने अपने 11-12 में भी पढ़ रखा है, तो कम्प्लीटली न्यू सा नहीं लगेगा और आपको इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा क्योंकि काफ़ी सारी सिमिलर चीज़ें आपको देखने मिलेंगी जो भी आपने पढ़ रखा है उससे. देन इसके बाद आता है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा बोरिंग सा पार्ट है बिकॉज इसमें आपको मेनली फैक्ट्स वगैरह याद करने हैं, बट ये स्कोरिंग हो सकता है क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से, और इसमें गलत होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इसमें लॉजिकल कुछ नहीं है, बट आपको सिर्फ सारी चीज़ें याद करनी है. तो इससे मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं केमिस्ट्री से. तो अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से कर रखी है तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके मार्क्स स्कोर कर सकते हो. एंड देन आता है सेल्स. अब सेल्स एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाता है, पर इससे भी काफ़ी बार वाइवाज में भी और क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और मतलब सिंस आपने अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ रखा नहीं होता है तो आप सिंपल क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते. सो आई वुड रियली फोर्स कि आप सेल्स को इग्नोर ना करें. एंड अच्छी बात यह है कि सेल्स में आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तो पूरे सेल वाले यूनिट को आप एक बार पढ़ करके अपने एक नोट बना लो छोटे से और उसको बार बार आप रिवाइज करो. तो इससे क्या होगा, आप इस पार्ट को लीव भी नहीं करो और बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट भी नहीं होगा आपका. कम टाइम में आप इसको कवर कर लोगे और इसके जितने भी मेन पॉइंट्स है, जितने भी मेन चीज़ है उनको आप कवर करके रखोगे ताकि कभी भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ. नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म एक ऐसा पार्ट है बायोकेमिस्ट्री का जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड थैंकफुली ये बहुत बड़ा एक पार्ट कंप्राइज करता है बायोकेमिस्ट्री का. सो मेटाबॉलिज्म पर्सनली मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि इसमें आप अपने लॉजिकल थिंकिंग थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो और समझ के आप पढ़ सकते हो. तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये बायोकेमिस्ट्री का. तो मेटाबॉलिज्म में मेनली आपको जितने भी फ्लो चार्ट्स आपके बुक में दे रखे होंगे उनके ऊपर फोकस करना है, आपको फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन के मैकेनिज्म्स के ऊपर फोकस करना है, देन उनके रेगुलेशन के ऊपर फोकस करना है, एंड जो साइट है कहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, स्पेसिफिक साइट्स हो सकते हैं कुछ मेटाबॉलिज्म के कि वो मेटाबॉलिज्म सिर्फ इसी पार्ट में होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स ओवर देयर
तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और ये कम्प्लीटली ना काफ़ी सारी मेटाबॉलिज्म जो है वो इंटरलिंक्ड है, तो आप डिफरेंट मेटाबॉलिज्म को इंटरलिंक करके पढ़ सकते हो और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस पार्ट में बायोकेमिस्ट्री के। पूरे मेटाबॉलिज्म को आप अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो पूरे मेटाबॉलिज्म को रिवाइज़ करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सिर्फ 3 और 4 आवर्स में पूरे मेटाबॉलिज्म को आप रिवाइज़ कर पाओगे। जितने भी चार्ट्स है, जितने भी फॉर्मेशन या डिग्रेडेशन मेथड्स है, पूरी सारी चीज़ों को इंक्लूडिंग द थ्योरी आप कंप्लीट कर पाओगे 3 to 4 आवर्स में। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इज़ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कंटेंट इसका आपको शायद मिल जाएगा बुक में, बट इतने सारे कंटेंट जितना भी कुछ बुक में दे रखा है वो सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सारा कुछ आपको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। विटामिन है जो इंपॉर्टेंट है, बट इसमें भी बुक में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रखी होंगी। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि यूज़ वीडियोज़। जिस भी टॉपिक के थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उन टॉपिक्स के वीडियोज़ आप यूज़ करो, ताकि आप आपका टाइम भी सेव कर पाओगे और आपको एफिशिएंटली आप पढ़ भी पाओगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा, आपने भी नोटिस करा होगा कि थ्योरी तो आप पढ़ लेते हो बट थ्योरी आपको याद नहीं रहती है, तो फिर क्या फ़ायदा हो थ्योरी को पढ़ने का। बट वीडियोस देख करके अगर आप समझ के पढ़ रहे हो जिन्होंने भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को बेटर रिटेन कर पाओगे। सो आई वुड रियली रिकमेंड कि विटामिन और मिनरल्स के लिए आप लोग वीडियोज़ देखो। और विटामिन के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है जीनोबायोटिक्स। अब जीनोबायोटिक्स का इंपॉर्टेंस आपको के नेक्स्ट ईयर फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी में भी लगने वाले हैं, सो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है इसमें। और जीनोबायोटिक्स भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप पढ़ रहे हो। तो जैसा आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सारे टॉपिक्स के साइड में मैंने टाइम लिख रखा है, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 1 वीक, 4 वीक्स, इस तरह से। तो ये अप्रॉक्सीमेट टाइम है जिस टाइम में आपको सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है, कहीं पे थोड़ा टाइट टाइम दे रखा है ताकि कंपनसेट हो जाए। आई वुड आस्क यू टू एटलीस्ट ट्राई टू कंप्लीट द टॉपिक्स इन द गिवन टाइम, जिससे आप कहीं पे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर के ऊपर। मॉलिक्यूलर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिमिलर मिल जाएगी जो भी आपने 11th-12th में अपने पढ़ रखा है। इसमें बेसिकली है डीएनए, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें। देन डीएनए डैमेजेस, देन डैमेज के कुछ क्लिनिकल रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन। ये जब आप पढ़ रहे हो तो मेक श्योर यू मेक अ कंपेरेटिव टेबल ऑफ प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। ये आपको आपके बुक्स में भी मिल जाएंगे। ये टेबल्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रोकैरियोट में क्या सिनेरियो है, कंपैरेटिवली यूकैरियोट के इनहिबिटर्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के इनहिबिटर्स वगैरह क्या है, ये हो गया। देन आता है कैंसर्स। कैंसर में मेनली जो ऑन्कोजीन्स है वो इंपॉर्टेंट है, कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स, ट्यूमर प्रोड्यूसिंग जीन्स, और कौन से ऑर्गन के कैंसर्स को कॉज करते हैं कौन से जीन्स, वो इंपॉर्टेंट है। एंड देन बॉडी के रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, किस तरह से ऑन्कोजीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है बॉडी में, कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस फंक्शन एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट इज ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो प्रैक्टिकल्स में है, जिसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। बट कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको थ्योरी में भी आ सकते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सम काइंड ऑफ ऑर्गन फंक्शन टेस्ट फाइंडिंग्स एक्सेट्रा। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रैक्टिकली देख पाओगे खुद इवन इन योर फर्स्ट ईयर। तो इफ़ यू आर लकी इनफ टू गेट द लैब रिपोर्ट्स ऑफ समबडी इन योर फैमिली, और यू कैन यूज़ योर नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड बाय रीडिंग दिस ऑर्गन फंक्शन टेस्ट एंड द प्रैक्टिकल्स दैट यू हैव डन इन योर बायोकेमिस्ट्री लैब, रीड दोज लैब रिपोर्ट्स एंड आपको जो भी आपने पढ़ रखा है या जो भी आपने लैब में कर रखा है उस चीज़ का क्लिनिकल एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो वो सारी लैब रिपोर्ट्स को आप पढ़ पाओगे और समझ पाओगे कि क्या रीज़न है, किस तरह से क्या फाइंडिंग हो सकती है इसकी, और आप खुद को टेस्ट कर पाओगे वहाँ पे। सो इफ़ यू कैन गेट लैब रिपोर्ट ऑफ समबडी इन योर फैमिली और इन योर नेबर, ट्राई टू रीड देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड डिफरेंट फाइंडिंग्स। एंड फाइनली सम रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, इससे क्वेश्चंस भी बहुत नहीं आते हैं, बट पूरे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इट्स बेटर कि आप पूरे चैप्टर्स पढ़ने के बजाय आप अपनी फिजियोलॉजी जो आपने पढ़ रखी है उससे आप रिलेट कर पाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे इम्यूनोलॉजी वगैरह हो गई, ये सारे आप अपने फिजियोलॉजी में आपने जो पढ़ रखा है उससे आप रिलेट कर पाओगे। तो पूरे चैप्टर को पढ़ने के बजाय आप ये कर सकते हो कि एक बार जो आपने फर्स्ट रीडिंग करी थी वो कर ली अकॉर्डिंग टू दिस बैकबोन, जिसके बारे में मैंने बता रखा है अपने वीडियो में। तो
आपने जो फर्स्ट रीडिंग करी उसके बाद जो डिटेल वगैरह है, डिटेल रीडिंग करने से पहले आप अपने फिजियोलॉजी में सिमिलर टॉपिक को पढ़ लो, और फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगे आपको जो डिस्कस नहीं किया गया फिजियोलॉजी में बट बायोकेमिस्ट्री में है वो चीज़ें, तो उन चीज़ों को सिर्फ आप निकाल करके पढ़ लो. Alright, so this is it. I hope I was able to give you a basic idea about how you can approach biochemistry in your first year and a reason to study biochemistry and not ignore it. So if you like this video, make sure you hit the like button. It would really help me to reach out other people as well. And do share this video with all your first year friends and subscribe to my channel to get more of such content from my side. Thank you so much for watching and hope to see you in the next one. Bye bye.